गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। देखो कि बात क्या चल रही थी कि अपन पढ़ रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उससे पहले एक टॉपिक रह जाता है कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। कि जब आप वेक्टर को नेगोशिएट कर रहे हो, वेक्टर की डायरेक्शन वगैरह बता रहे हो, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो अपन ने देख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लेकिन ग्राफ के अंदर अगर पोजीशन वेक्टर है अपने पास, कोई ये वेक्टर है, अगर ये ग्राफ है उसके अंदर ये वेक्टर है अपने पास, ठीक है, बोल दिया आर वेक्टर, तो इस आर वेक्टर की पोजीशन कैसे देंगे। ठीक है, आर वेक्टर अभी तक अपन क्या कर रहे थे, उसकी वैल्यू बता रहे थे, अगर है ना ऐड करके बता रहे थे, रिजल्टेंट निकाल रहे थे। लेकिन अगर ये सीधा ग्राफ के अंदर दे दिया जाए, ठीक है, उसके पी पॉइंट अगर इसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, तो आप इसके पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे एज वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, वेक्टर फॉर्म के अंदर इसकी जो पोजीशन है वो कैसे बताओगे। ठीक है, तो देखो अगर कोई वेक्टर है, अगर ग्राफ में अपने को ये पॉइंट दिया जाता है कि ये पॉइंट, पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, पोजीशन की बात करें पहले। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बताने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है कि होता क्या पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट, किसी डिस्टेंस की या किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्या बताता है, पोजीशन बताता है। किसके रिस्पेक्ट में, उसके लिए एक ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। पोजीशन है वो किसी रेफरेंस पॉइंट के, या दूसरा नाम बोलो तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है, यानी किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए अगर ये पॉइंट दिया जाता है आपको कि पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो इस पी कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर निकालो। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया जाए, या बोला जाए कि आपके पास क्या हो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जिसके दो एक्सिस हो x, y। ठीक है, और जिसका एक ओ पॉइंट हो जिसे क्या बोले, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या बताएंगे अपन, इस पॉइंट की, पी पॉइंट की पोजीशन बताएंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे ये जो एरो है, अगर इस वेक्टर को आर वेक्टर नाम दिया जाए, तो आर वेक्टर का जो ये ओपी है, ठीक है, ओपी वेक्टर या आर वेक्टर बोल सकते हैं इसको। इस आर वेक्टर का जो ये पूरा लेंथ है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और जो एरो है किसको, डायरेक्शन को शो कर रहा है ग्राफिकल मेथड में। अब इसका पोजीशन वेक्टर अगर अपने को बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो ये जो O से P तक गया, ये कितने पाथ के अकॉर्डिंग जा सकता है। तो O से ये P क्या है, x, इस साइड चल सकता है। कोऑर्डिनेट क्या है इसके, x, y, यानी x एक्सिस के अलोंग ये कितना चला अभी, x, और y अकॉर्डिंग के कितना चला है, y, x, y, यानी x एक्सिस के लॉन्ग ये x मीटर तय किया है, और y एक्सिस के लॉन्ग y यूनिट कवर किए इसने। ठीक है, एरो इस डायरेक्शन के अंदर, इसका एरो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब x एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, i कैप। y एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, j कैप। यानी अगर o a पॉइंट की बात की जाए, ओ ए पॉइंट की, तो ओ ए पॉइंट तक इसने क्या किया है, एक्स आई कैप पोजीशन कवर की है। एक्स मीटर या एक्स यूनिट किस डायरेक्शन के अंदर, आई के, और यहाँ ये सी वाई जे कैप। यानी ये टोटल कितना चला है। रिजल्टेंट की बात करें तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में क्या बताया था ट्रायंगल लॉ के अंदर कि अगर कोई दो साइड है, वो किसी ट्रायंगल, अगर कोई दो वेक्टर है वो किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करे, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड उनका रिजल्टेंट होगी। ग्राफ के अंदर बात करें, एनालिटिकल मेथड आएगा तो उसके अंदर अलग चीज़ चलेगी। ग्राफिकल मेथड में बताया है कि अगर दो वेक्टर है, एक्स आई कैप और वाई जे कैप, दो अपने पास वेक्टर है, अगर ये ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करे तो उनका रिजल्टेंट तीसरी साइड होगी अपोजिट ऑर्डर के अंदर। कैसे, देखो कि ये कहाँ से कहाँ गया है, एक्स आई कैप से फिर यहाँ पे गए। ठीक है, हो गया। या इसका एक पाथ हो रहा है कि ये वाई जे कैप यहाँ चले पहले, और फिर एक्स आई कैप ऐसे भी जा सकता है, या नहीं जा सकता, दोनों पाथ है। अब ये एक पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं इसमें,
और इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हैं। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये पहले इस पास फिर यहाँ पे गया, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग आर वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ पे देखो अगर ये दो वेक्टर है, ठीक है, वो किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करे, ट्राइंगल बन सकता है, उसकी दो साइड तो काम आ रही है, तो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होगी वो उनका रिजल्टेंट होगी, यानी इस साइड के है तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो ये तीसरी साइड होगी। और कैसे होगी, अगर ये ऐसे जा रहे हैं तो इनके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी, यानी ये ऐसे जा रहे थे, इनका पाथ है सतह, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक वेक्टर खींचे तो वो वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग पीछे वाले लेक्चर के अंदर यही बताया गया है, ठीक है, देख लेना। तो आर की वैल्यू आ जाती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब आर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आर के मैग्नीट्यूड के अंदर क्या करोगे भी, उसकी डायरेक्शन वाली टर्म को छोड़ दोगे। तो आर वेक्टर के अंदर डायरेक्शन की टर्म कौन सी है अभी, आई कैप और जे कैप। तो क्या करना है, निकालो मैग्नीट्यूड। वैसे भी ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आपको ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, रिजल्टेंट भी है, अगर ये निकालना चाहो तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलेगा या नहीं निकलेगा, है ना, ये होता है मैग्नीट्यूड। अब बात की जाए इसकी डायरेक्शन टर्म की, तो आर की कौन सी डायरेक्शन होगी भी, आर कैप मान लेते हैं। आर कैप का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, आर कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। आर के अंदर क्या होता है वेक्टर के अंदर, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। अगर उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो आर वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड का भाग दे दो, सिंपल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आर कैप निकालोगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाती है अभी, उसकी डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है अपने पास क्या था, सिर्फ एक पॉइंट था, उसका पोजीशन वेक्टर अपन ने किस फॉर्म में निकाला, उसको फैक्टर के अंदर डिवाइड करके, फैक्टर के अंदर पहले डिवाइड किया, फिर उन दोनों को फैक्टर को रिलेट किया और ऐड किया, इस टाइप से, ठीक है। अब अगर आपको पॉइंट दे दिए जाए कहीं पे भी, सिंपल सीधे पॉइंट दे दिया जाए कि -2,2 1,5 -3, ऐसे आपको पॉइंट दे दिए जाए और बोले कि इनके पोजीशन वेक्टर बताओ, तो आप बता सकते हो कैसे। पहले तो क्या बनाना होगा, एक रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट से -2,2 किस साइड होगा, -2 और 2, यहाँ पे क्या होगा अभी अपना ए पॉइंट -2,2 होगा। अब इसका अगर रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर बताना हो ये वाला, तो कैसे बताओगे भी, -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप बता दोगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो उसका, तो 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। आई कैप इसकी डायरेक्शन बतानी हो तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। वो ना हो तो tan थीटा से भी निकाल सकते हो, अगर इससे ना निकालना चाहो तो tan थीटा से भी निकाल सकते हो, ठीक है। tan थीटा, इसको एक ट्रायंगल मान लेना, ये थीटा एंगल हो गया, इससे अपन tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। एक आएगा वैसे, एक आएगा tan थीटा की वैल्यू यानी 45 डिग्री एंगल होगा, इससे अपन निकाल सकते हैं जितने भी पोजीशन वेक्टर होते हैं उनकी वैल्यूज। ये होगी बात। तो पोजीशन वेक्टर अपन ने निकाला, कितने डी के अंदर निकाला, 1D 2D या 3D, कितने कोऑर्डिनेट यूज हो रहे थे, 2 कोऑर्डिनेट x, y। अगर 3 कोऑर्डिनेट हो यानी 3D के अंदर बात करें तो कैसे होगा, थ्री डी के अंदर बात करें तो कैसे चेंज हो जाएगी भी, ये पॉइंट है अपने पास जिसके कोऑर्डिनेट x y z है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं क्या हुआ, इसका y j कैप x i कैप
वाई जे कैप, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, जेड के कैप, ठीक है, ये तो इसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। ये इस पाथ के अकॉर्डिंग है। देखो अगर बात करें 3D के अंदर, देखो कैसे लोगे इसको, सीधा समझो इसको कि ये अपने पास दीवार है, ठीक है, उसके 3 एक्सिस है, ठीक है। अगर इस पॉइंट के ऊपर उसका निकालना हो, किस पॉइंट के ऊपर, तो एक तो P पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट है। तो इन 3 कोऑर्डिनेट को आप वैसे ही करोगे जैसे कि इसको किया था 2D को, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो r वेक्टर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, i y j कैप z k कैप, r मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और r कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, आगे समझ में, ये अपन 3D के अंदर इसका फॉर्मूला बना लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा पता चला, इसी के अकॉर्डिंग आगे आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अभी डेफिनेशन बनाओ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन या वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। बिटवीन नहीं लिखोगे, याद है, इनिशियल और बिटवीन फाइनल पोजीशन नहीं लिखोगे, फ्रॉम फाइनल इनिशियल टू फाइनल लिखोगे। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल वेक्टर और फाइनल, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का वेक्टर डिस्टेंस। अगर बात की जाए, ये अपने पास कोई आदमी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, x1, y1, बी के मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा भाई, ये होगा ए का पोजीशन वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर निकालोगे, ये होगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, r1 मान लेते हैं, इसकी r2। ठीक है, इनिशियल पोजीशन कौन सी थी उसकी, a, फाइनल कौन सी थी, b। तो इनिशियल पोजीशन r1 का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो कितना आएगा अभी, x i कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसी तरह r2 का निकालना हो, ठीक है, तो क्या होगा अभी, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब ये ट्रायंगल बने, इसको एक ट्रायंगल बनाना पड़े, अगर ए और बी उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है तो उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकलेगा भी, उसकी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होगी, ऐसे ए से बी गया तो एरो का निशान इस साइड। ठीक है, तो ए से बी तक गया है, ये उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे मैं शो कर सकता हूँ ए बी वेक्टर से। ये ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, इस ए बी वेक्टर को मेरे को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये अपना ट्रायंगल कौन सा बना अभी, इस ट्रायंगल को कैसे लिखे, ए बी ये हो गया अपना ए बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया अपना r1 वेक्टर और ये हो गया r2 वेक्टर। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है अभी, ए बी की, और ए बी की निकालनी है। ये अपना क्या बना, ट्रायंगल बना। ट्रायंगल बना, ट्रायंगल की दो साइड है। ठीक है, दो साइड देखनी है। पहले तो जो सेम ऑर्डर के अंदर है, इसके अंदर सेम ऑर्डर वाली कौन सी है, ऐसी दो स्ट्रेट लाइन सेम ऑर्डर की कौन सी है, ट्रायंगल लो। देखो पहले क्या होता है कि अगर दो वेक्टर है जो दो ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट करें
तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी अपोजिट ऑर्डर के अंदर। अब देखो सेम ऑर्डर के अंदर कौन जा रहा है, ऑर्डर किसका बन रहा है जाने का, ये एक तो इस साइड जा रही है और ये इस साइड जा रही है, इन दोनों का कोई ऑर्डर है R1 और R2 का नहीं है। R2 गई इस साइड और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रही है, R2 ये आ रही है, मतलब ऑर्डर का मतलब है अगर एक की हेड है तो दूसरे की टेल ऐसे मिले, ठीक है, ये होता है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर किस किस का है, R1 और AB का, तो ये दो वेक्टर है जो क्या है, ये वो दो वेक्टर है जो ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड होगा जो इनके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी, इनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड होगा, ठीक है, जो इनके अपोजिट ऑर्डर में होगी। ये देखो इस साइड जा रहा है, ये जा रहा था इस साइड, अपन क्या ले इस साइड, इसके अपोजिट ऑर्डर में ले है ना, तो ये क्या होगा R2 R1 और AB का रिजल्टेंट होगा, यानी R2 जो होगा वो R1 है प्लस AB वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो AB वेक्टर की निकालना चाहिए तो कितना आएगा, R2 माइनस R1 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, यानी देखो पता चला AB की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, R2 माइनस R1 वेक्टर आएगी, ठीक है। यहाँ से गए फिर ये बात, एक तो वो क्या गया, पहले A था तो A से गया यहाँ पे, फिर B गया, A से वो कहाँ जा रहा है, B जा रहा है। अब वो ऐसे भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अपन मानेंगे वो सीधा गया है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट, ये B का पोजीशन वेक्टर O से। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल लॉ लगाएं तो बोलता है कि दो वेक्टर ऐसे हो जो ऑर्डर के अंदर हो, दो वेक्टर ऐसे हो जो ऑर्डर के अंदर हो, और ऑर्डर कब होता है, जब एक का हेड और दूसरे की टेल मिल जाए। अब देखो ये था अपना R1, ये था R2 और ये था AB। अब देखो R1 और R2 के टेल मिल रहे हैं साथ में, एक हेड और एक टेल नहीं मिल रहा, होना क्या चाहिए ऑर्डर के लिए, एक हेड और एक टेल मिले, तो R1 और R2 का एक हेड मिल रहा है, एक हेड क्या, दोनों टेल मिल रही है, हेड नहीं मिल रहे, ठीक है। R2 और AB का देखें तो R2 और AB का दोनों का हेड मिल रहा है, ठीक है, एक टेल और एक हेड नहीं मिल रहे। ये कंडीशन किसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है, R1 और AB में। R1 गया, R1 के हेड से AB की टेल मिली, ये R1 गया, R1 के हेड से AB की टेल मिली, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, ट्रायंगल लॉ आधा सेटिस्फाई कर दिया। क्या बोलता है कि ट्रायंगल की दो साइड हो जो एक ऑर्डर के अंदर हो, ठीक है। अगर दो ऐसी साइड मिल जाएं, दो ऐसे ऑर्डर के अंदर हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। बस इतना याद रखना है, ऑर्डर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा जा रहा है तो अपन ऐसे ले आएंगे, तीसरे का हेड से हेड मिला देना है बस आपको, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, उन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कैसी होती है, इन दोनों का ऐड करके, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये वैल्यू निकाल सकते हो। पता चला, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहाँ से निकला, दोनों की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस से निकला। अब देखो फर्क क्या है, पोजीशन वेक्टर है वो सिर्फ क्या बता रहा था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या बताएगा, उन दोनों के बीच की क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की वेक्टर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो फर्क कहाँ पे आएगा, फर्क उनके फॉर्मूले में जो वेक्टर का फॉर्मूला है उसके अंदर आपको इतना फर्क नहीं दिख रहा, आएगा कहाँ पे फर्क, वो आएगा उसके मैग्नीट्यूड में, ठीक है। कैसे आएगा, AB वेक्टर कितना आया था, R2 माइनस R1 वेक्टर आ गया, यानी R2 कितना है अभी, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y2 y1 j कैप, इससे क्या निकलेगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ AB वेक्टर। इस AB वेक्टर के अंदर जो ये टर्म बनी है ये क्या कहला रही है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए तो क्या बनेगी भी वो ए बी वेक्टर, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड टर्म है यानी ये वाली, इन दोनों का स्क्वायर y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, ए बी कैप निकालना चाहिए तो वो कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, यानी x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा अभी। अब फर्क दिख रहा है, कहाँ पे आ रहा है फर्क, उन दोनों के फॉर्मूले में फर्क आ रहा है अभी, आ रहा है या नहीं आ रहा, फॉर्मूले में कैसे फर्क आ रहा है, इस टाइप से, आ गया समझ। ठीक है, तो ये था 2D के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर बात की जाए 3D के अंदर तो क्या चेंज होगा अभी, R2 माइनस R1 तो सेम रहेगा। ठीक है, चेंज क्या हो जाएगा कि इसमें एक z का कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, यानी क्या बनेगा x1 आई के x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z3 z2 के कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y2 y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। यहाँ पे एक टर्म और ऐड हो जाएगी z2 माइनस z1 के कैप, यहाँ पे एक टर्म और ऐड हो जाएगी z1 के कैप। ये क्या बन रहा है अब यहाँ अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, 1-2 नंबर के कई बार पूछ लेते हैं कि आपको पॉइंट दे देगा, पॉइंट देके पूछेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो पोजीशन वेक्टर का आपको क्या रखना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, सिंपल। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, देखो पोजीशन वेक्टर का कई बार पूछ लेता है वो आपसे। कि एक पॉइंट दिया है अभी 1,1, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये, क्या नाम दे दे भी, पी वेक्टर दे दिया जाए, पी पॉइंट पी वेक्टर है। इस पी पोजीशन वेक्टर की फॉर्मूला क्या होगा अभी, क्या होता था, आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब x और y की वैल्यू कितनी है, 1 1, यानी कितना आएगा पी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, पहली बात खत्म। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप आया। एंगल बोला जाए कि tan थीटा एंगल निकालो, पहले तो पूछा है पोजीशन वेक्टर, फिर पूछा था एंगल, बुक के अंदर कई सवाल है शायद। tan थीटा निकालोगे तो क्या आएगा भी, ये ट्राइंगल बना, सारी वैल्यू क्या आएगी, 1 1 आएगी, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। tan थीटा की वैल्यू आ जाती है 45, 1 आ जाती है। ठीक है, क्या ऐसे करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, tan थीटा की वैल्यू 1, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 45 हो। ठीक है, तो 45 डिग्री के ऊपर है, ये भी पता चल गया। अब तीसरी बात जो उसने पूछी थी वो ये पूछी थी कि अगर इस पोजीशन वेक्टर को क्या कर दिया जाए, एक्स एक्सिस के अलोंग घुमा दिया जाए, पोजीशन वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग घुमा दिया जाए, यानी अगर ये एक्स एक्सिस है अपना और ये क्या है पी वेक्टर है, इस पी वेक्टर को इस एक्स एक्सिस के अलोंग घुमा दिया जाए ऐसे पूरा। ठीक है, इस पी वेक्टर को क्या घुमा दिया जाए, इस पूरे के अलोंग घुमा दिया जाए ऐसे नीचे से। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस टाइप से एक सर्कल बनेगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, इसके अलोंग ऐसे करके ऊपर घुमा दिया जाए। ठीक है, नीचे से, तो क्या होगा, ये क्या अपना एक कौन शेप बन जाती है। वो बोलता है कि ये कौन शेप बन जाती है जब इसको एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाया जाता है। तो इस कौन शेप का वॉल्यूम निकालो भी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर कितनी होगी भी इस सर्कल की, ये आर है,
ये उसका क्या है, परपेंडिकुलर भी है, ये इस सर्कल की आर है, कौन की कितनी होगी 1, तो 1 की स्क्वायर, हाइट भी, ये भी आर है, ठीक है। आर अगर एक सर्कल की पूछे सरफेस एरिया की तो ये लेनी है, और अगर ये पूछे तो ये लेनी है। ये क्या है, उसकी डेप्थ है, हाइट कितनी है कौन की, ये भी कितनी है 1 है, तो 1, तो वैल्यू कितनी आती है अभी π/3, वॉल्यूम ऑफ कौन इज π/3, पता चला। आई कैप प्लस जे कैप सारे निकाल दिए। यहाँ से अगर tan थीटा ना लगा के करना चाहो, पी कैप निकालना चाहो, तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई उनका 1² + 1², यानी आई कैप प्लस जे कैप √2, ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है, पी कैप की। tan थीटा से निकालो तो ऐसे, और पी कैप से निकालो तो ऐसे निकल जाएगी। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये था अपना पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कभी 1-2 नंबर से पूछ लिया जाता है, तो उसका एक बीच में रह गया था तो कर लिया आपने। उसके बाद आता है अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये सिंपल टॉपिक है, कोई ऐसे ही बताया आज, सिंपल एक बार टॉपिक रहना जाए बीच में, इसलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो अपना है अगला टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद अपना चलेगा मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। देखो